चलो, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन देख लिया है, यूज ऑफ डायमेंशंस देख लिया है कि यूनिट कैसे चेंज करते हैं। याद है ना कैसे चेंज करते हैं? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है। अच्छा, अब अगला जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। अब आप लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े होंगे ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, f इक्वल टू एम ए, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं ना फिजिक्स में। तो वो इक्वेशन सही है या गलत है, इसका पता हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस की वजह से हम लोग पता कर सकते हैं, डायमेंशन की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा गया है ये लाइन समझते हैं पूरा का पूरा। एवरी फिजिकल इक्वेशन should be dimensionally balanced. This is called the principle of homogeneity. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कभी भी सवाल आए या कभी भी कोई आपसे पूछ डाले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, तो बोलना यही है कि जो हमारा फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड है तो उसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम on the basis of we can judge whether a given equation is correct or not. But a dimensionally correct equation may or may not be physically correct. क्या है, थोड़ा सा इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग रीडिंग मार लीजिए। चलिए, बोल रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है तो दोनों तरफ डायमेंशनली बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ का बोथ साइड्स का इक्वेशन का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इस आधार पर हम लोग जज कर सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। बट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। इसका क्या मतलब है, तो आगे मैं समझाता हूं। चलो, ये देखो, so that the expression of the time period t of a simple pendulum of length L given by t equal to 2 pi root under L by G is dimensionally correct. आपको ये प्रूफ करना है कि जो मेरा गिवन इक्वेशन है क्या, ये है, ये मेरा गिवन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सही है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में मेरा ये टर्म है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो इसका डायमेंशन निकालो। 2 पाई मेरा मैथमेटिकली टर्म है तो ये मेरा डायमेंशन लेस हो जाएगा। रूट अंडर एल बाई जी, एल का तो एल, जी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का एल टी -2, तो एल से एल गया, टी
ऊपर गया तो बचेगा टी। तो LHS क्या है? टी है, टाइम पीरियड है ना, आखिर ये तो टाइम ही है। और RHS भी आया टाइम, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ? हाँ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अच्छा, तो दोनों साइड का अगर डायमेंशन सेम आ जाए तो हम उस इक्वेशन को सही बोलेंगे, डायमेंशनली सही बोलेंगे, फिजिकली नहीं बोलेंगे। देखो इस बात को समझो, इस लाइन को समझो। बट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be physically correct। अब एक बात बताओ, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G डायमेंशनली तो बिल्कुल करेक्ट है। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू टी। अगर t इक्वल टू 4 पाई रूट अंडर L/G लू तो भी LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू टी। तो ये 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो या 9 पाई हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, क्या फर्क पड़ता है? डायमेंशनली तो उसे करेक्ट ही होना है ना। तो ये फिजिकली आखिर में सही ये इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटली वाकई में सही इक्वेशन ये है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। लेकिन ये तो गलत है, लेकिन डायमेंशनली ये सही आ रहा है, लेकिन फिजिकली सही हो ये जरूरी थोड़ी है। अरे मान लो ये दिया हुआ, ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला तो मेरा ये सही है ना, 2 पाई वाला सही है। ठीक है। अच्छा, अब मान लो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। E इज इक्वल टू MC² इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो RHS MC², M की जगह M, C जो है ना ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो आखिर है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता क्या है? LT-1। तो ये मेरा आया। और मैंने एक बात बोली थी, एनर्जी का हमेशा ML2T-2 ही आएगा। और RHS क्या है? RHS मेरा ये आया, LHS, LHS मेरा एनर्जी है, एनर्जी का ML2T-2। तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। E इज इक्वल टू 2MC² लिख दूं तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन असल में सही इक्वेशन तो यही है ना। तो अगर मैं आपको E इज इक्वल टू 2MC² दे देता तो आप डायमेंशनली करेक्ट तो प्रूफ कर देते, लेकिन क्या आप ये बता पाते कि वो फिजिकली करेक्ट है? नहीं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट हो। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तो ये बात हम लोग अच्छे से जान गए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। चलो, कॉन्सेप्ट, यही चीज मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट में। क्या समझाया है मैंने समझाया है T इज इक्वल टू 4 पाई रूट अंडर L/G ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं। E इज इक्वल टू
4mc² also डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे आओ, आगे हम लोग कुछ और जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। वही 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 कहानी वही है, रिश्ता नहीं सोच वही। अरे रिश्ता नहीं सोच वही। ये क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट the dimension of all the terms in physical expression should be same। मतलब सभी का एक्सप्रेशन का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब इस बात को हम लोग आओ समझते हैं। मैं अगर 5 kg मैंगो लूं और 5 kg पपाया लूं और बोलूं कि दोनों को ऐड करके मुझे बताओ कि कितना केजी पपाया हुआ या कितना केजी मैंगो हुआ। तो आप बोलोगे सर मैंगो को पपाया के साथ कैसे जोड़ सकता हूं? अगर आप 5 kg मैंगो देते और 5 kg आप फिर से मैंगो देते तो जोड़ने को बोलते तो मैं 10 kg बोलता। यहाँ तो 5 kg मैंगो दिया है, 5 kg पपाया दिया है, तो क्या मैं जोड़ू? इसमें तो जोड़ने वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैंगो है और ये पपाया है, दोनों का अलग अलग यूनिट है। एक मैंगो की खानदान से है, एक पपाया की खानदान से। उसी तरीके से अगर आप एक इक्वेशन लिखते हो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो s इसमें जो डायमेंशन होगा इसका l होगा, तो ut का भी डायमेंशन l होना चाहिए और हाफ at² का भी डायमेंशन l होना चाहिए। तभी तो लेंथ को लेंथ से जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगा ना, कि लेंथ को वेलोसिटी से जोड़ोगे और एक्सेलरेशन मिलेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज को ही हम जोड़ सकते हैं। तो वही बोला गया है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, एल 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 निकाल के देख लो। अरे एस का तो एल होगा ही होगा, यूटी का निकाल के देखोगे तो यू का क्या होता है एल टी माइनस 1 और टी, तो टी से टी गया तो एल, और हाफ at² का निकाल कर देखोगे तो वो हो जाएगा, हाफ का तो 0 है ना, वो तो 1 हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन का होगा एल टी माइनस 2 और फिर t², तो बचेगा क्या एल। the dimension of s ut half at² all are same। ठीक है, सेम होना पड़ेगा तभी जोड़ पाओगे, तभी इक्वेशन को लिख पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखो, स्लोली स्लोली। नोट क्या है भाई नोट में? चलो देख लेते हैं नोट को। द फिजिकल क्वांटिटी separated by the symbol plus minus equal to greater than less than etc have same dimension। अरे मतलब कहने का मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², या यहाँ ये प्लस के इधर इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन l, इसका भी डायमेंशन l, इसका भी डायमेंशन l
होना चाहिए ना। दूसरा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या अगर ये इक्वेशन को सही होना है तो क्या LHS का डायमेंशन बराबर RHS होना चाहिए? क्या LHS में वेलोसिटी है तो LT माइनस 1 होना चाहिए? क्या RHS में U प्लस AT है? अब इसका डायमेंशन अगर LT माइनस 1 होना चाहिए तो ये भी LT माइनस 1 होना चाहिए और ये भी LT माइनस 1 होना चाहिए, तभी तो इनको जोड़ पाओगे। U को AT के साथ, ये सेम डायमेंशन वाले के साथ को ही सेम डायमेंशन के साथ जोड़ते हैं ना, अभी बताया। मास को मास के साथ जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ जोड़ सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ जोड़ सकते हैं। लेंथ को एक्सेलरेशन के साथ थोड़ी जोड़ोगे, ऐसा थोड़ी होता है कि 2 kg प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, सेम डायमेंशन वाले को सेम डायमेंशन वाले के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल बढ़िया सा करते हैं। क्या है सवाल? द वेलोसिटी ऑफ v of a particle depend upon time according to equation v equal to a plus bt plus c by d plus t. Write dimension of a b c d. चलो ये मेरा इक्वेशन है, इसमें इसको बोला गया वेलोसिटी और t को बोला गया टाइम। तो बाकी a b c और d इनका डायमेंशन हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होना चाहिए, वही इसका डायमेंशन होना चाहिए और वही इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो क्या डायमेंशन ऑफ बी ए बी टी और सी बाई डी प्लस टी बराबर होना चाहिए? अच्छा, v मेरा एल टी माइनस 1 है तो क्या a का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होना चाहिए? bt का भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तो bt का भी एल टी माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। तो b अलग कर लिया, t टाइम है, तो देखो 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 t नीचे जाएगा ना, तो बन जाएगा एल टी माइनस 2 बन जाएगा। तो b का डायमेंशन एल टी माइनस 2 हो गया। अब जो डायमेंशन इस मसाले, जो अंदर ये मसाला है ना पूरा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वेलोसिटी का होगा, दोनों बराबर होंगे। तो क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ सी प्लस डी, सी अपॉन डी प्लस टी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होना चाहिए। तो सी का डायमेंशन और डी प्लस टी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होना चाहिए। सी का डायमेंशन, अब नीचे देखो डी प्लस टी, तो d को t के साथ तभी जोड़ सकते हो ना जब d का डायमेंशन t के डायमेंशन का सेम हो। तो t टाइम है तो d को भी टाइम होना पड़ेगा, तो d का डायमेंशन भी टाइम है, तो d का डायमेंशन तो तुम लिख सकते हो टाइम। तो नीचे टाइम, टाइम प्लस टाइम क्या देगा? d प्लस टी आखिर देगा क्या? टाइम को टाइम के साथ जोड़ोगे तो टाइम ही देगा, तो नीचे टाइम ही होगा। और ये एल टी माइनस 1 है, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t इधर गया तो l। समझो बात को, बहुत आसान है। चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं। चलो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। ये हो गया था लास्ट यूज और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या है? चलो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। टू स्टैब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब आप ना अपने मन से इक्वेशन भी बना सकते हो,
बना सकते हो। कैसे? इफ वी नो the factor on which given physical quantity may depend, we can find formula relating the quantity with those factor. अब सवाल से ही समझते हैं, अब ज्यादा इसमें हम लोग समय को वेस्ट नहीं करेंगे, सवाल से ही सीधे समझेंगे इसको। लास्ट यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को। आइंस्टाइन का मास एंड एनर्जी रिलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है? E=mc²। अब आइंस्टाइन साहब को तो सपना नहीं आया होगा कि E=mc² ऐसे दे दी। चाहे आपको अगर मान लो रात को सपना है कि एनर्जी है ना, एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, बस आपको इतना सपना आ जाए तो आप अपने आप E=mc² की तरफ चले जाओगे। कैसे? बोला है एनर्जी जो डिपेंड करता है वो मास पे करता है और स्पीड ऑफ लाइट पे करता है, तो बताओ कौन सा इक्वेशन होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, एनर्जी इज इक्वल टू के। एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। मास की पावर ए पे, स्पीड की पावर बी पे। अब ए कुछ भी हो सकता है ना, फॉर्मूला में कुछ भी हो सकता है ना। ए की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आ जाए, बी की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आ जाए, तो हम तो जनरल ए और बी मानेंगे ना। तो मास पे डिपेंड करता है, देखो एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, लेकिन m² पे करता है कि m³ पे करता है कि m की पावर -1 पे करता है, c की पावर 2 पे करता है, किस पे करता है वो निकालने के लिए हमें डायमेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। अब क्या करो, इतना लिखने के बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो E= क्या, के m की पावर a c की पावर b आएगा। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब डायमेंशंस की मदद से होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोगों को पता है कि LHS और RHS दोनों तरफ का अगर किसी इक्वेशन को सही होना है तो दोनों तरफ के डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो इधर तो मेरा एनर्जी है, उसका डायमेंशन मैंने लिख लिया mL2T-2, और इधर के m की पावर a, मास, मास को m, और c जो है मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, तो LT-1 की पावर b। अब क्या करो कि mL2T-2 के m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b कंपेयर कर लो। अगर इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, तो क्या m की पावर इधर 1 है तो क्या इधर भी m की पावर 1 होना पड़ेगा, तो a=1 हो जाएगा। l की पावर 2 इधर है, l की पावर b इधर है, तो b को क्या 2 होना पड़ेगा। t की पावर -2 और t की पावर -b है, तो क्या -b को -2 के बराबर, यानी b बराबर 2 ही आएगा। तो इक्वेशन आपने क्या माना था इनिशियली? E=m की पावर a, c की पावर b और k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो E=k, m की वैल्यू 1, c की वैल्यू, c की पावर b तो b की वैल्यू 2, E=kmc² आया। बस ध्यान से समझना, हमें बस एक चीज पता थी कि मास और स्पीड ऑफ लाइट एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इसका उल्टा भी बोल सकता हूं मैं, एनर्जी मास और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। उससे मैंने इक्वेशन E=kmc² निकाल लिया। लेकिन इस दुनिया में प्रसिद्ध इक्वेशन क्या है? E=mc² है, तो k की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकाल सके। ये हमें डायमेंशन नहीं देता है, डायमेंशन की भी अपनी लिमिट होती है जो हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको k की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, k कुछ भी हो सकता है वहां। वो वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी, तो आया मेरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद k की वैल्यू 1 आई, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मैंने निकाल दिया, E=kmc²। ठीक है, चलो अब आगे देखो एक और सवाल।
स्ट्रोक्स क्या होता है, छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस, वेलोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम। तो फोर्स को क्या लिखा, के, विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी हुआ, ये रेडियस हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, और सब की पावर एक्स वाई जेड। अरे कैसे डिपेंड कर रहा है, मुझे तो फॉर्मूला निकालना है ना। बस इतना दिया गया है कि फोर्स जो है वो रेडियस, वो वेलोसिटी और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अब किस तरीके से करता है वो निकालने के लिए मुझे डायमेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमने लिख लिया, फोर्स जो है डिपेंड करता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब LHS इक्वल टू RHS करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लो। तो एम फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। ईटा का ये विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन ये होता है। अब मैंने पहले भी बोला था, क्या बोला था, कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो आप नहीं जानते हैं लेकिन उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, वो हम तब जानेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ईटा का अगर किसी को समझना है ईटा का कैसे, ये इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू ईटा du बाई डी वाई, ये जो है ना चेंज इन वेलोसिटी है, और ये चेंज इन लेंथ है, और ये स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा du बाई डी वाई। फोर्स का डायमेंशन, तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, F dy A du। तो ईटा क्या होगा, फोर ईटा का डायमेंशन निकालोगे तो क्या होगा, MLT-2। फोर्स का dy क्या, चेंज इन लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन L। ए क्या है मेरा, अरे ए क्या है, एरिया है, तो L स्क्वायर। du क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी LT-1। तो सॉल्व करोगे तो देखो L, ये L, L, L स्क्वायर गया, तो बचा क्या, MT-2 LT-1 ML-1 T-2 प्लस 1 ML-1 T-1। घबराना नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला दे दी था तो आप ईटा का निकाल लेते ना। तो ईटा का डायमेंशन लिख लिया। आर क्या दिया गया, रेडियस, रेडियस है क्या, लेंथ ही तो है, तो लेंथ की पावर वाई। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी LT-1 की पावर जेड। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद कंपेयर करो, MLT-2 इज इक्वल टू के, m की पावर x अंदर ले जाओ, l की पावर माइनस, l की पावर माइनस x यहाँ पे होगा, l की पावर y यहाँ पे होगा, और l की पावर z यहाँ पे होगा। तो एक साथ लिखोगे तो l की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, t की पावर यहाँ पे माइनस एक्स होगा और t की पावर माइनस जेड होगा, एक साथ लीजिए। अब इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है, तो जो m की पावर 1 इधर है वही इधर होनी चाहिए। क्या x इक्वल टू 1 आ गया, l की पावर 1 है तो क्या माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और t की पावर माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ रखो और z की वैल्यू यहाँ रखो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x y z आ गया, तो फोर्स की इक्वेशन क्या निकली, k ईटा, x की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूला हुआ, देखो। और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 6 पाई आती है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड k की वैल्यू 6 पाई आती है। तो डायमेंशनली तो हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं निकाल सकते हैं। फिजिकली निकालने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात फिर से रिपीट कराता हूँ,
अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो फिजिकली करेक्ट होगा? नहीं, अरे नहीं। लेकिन कोई डायमेंशन फिजिकली करेक्ट है, वो पक्का डायमेंशनली करेक्ट होगा। अरे बोलो। चलो आगे देखो। सवाल कुछ नहीं है, डायमेंशंस पे है। क्या है? चलो पढ़ते हैं। A gas bubble form an explosion underwater, oscillate with a period t proportional to p की power a, d की power b, e की power c, where p is static pressure, d is density of water, and e is the total energy of explosion. Find the value of a, b, c. अरे बोला गया कि जो t है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट दे दिया है, p की पावर a, d की पावर b, e की पावर c। अब इन सब का डायमेंशन लिख डालो। p क्या बोला है? प्रेशर। अरे प्रेशर का डायमेंशन क्या ये होता है? निकाल लोगे ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mL(T-2) अपॉन एरिया mL-1(T-2)। देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, mL3 mL-3। एनर्जी का मुझे पता है mL2T-2, सबकी पावर ए बी सी। सॉल्व करो, आंसर पाओ। अरे सॉल्व करो, आंसर पाओ। सॉल्व करो क्या मैं? चलो सॉल्व करता हूँ। और टाइम पीरियड का इधर टाइम, तो LHS बराबर RHS करना पड़ेगा ना? हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो LHS में क्या है? M0L0T1। RHS में m का टर्म एक साथ लिखो, m की पावर a, m की पावर a, यहाँ पे m की पावर b तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे m की पावर c तो प्लस c हो जाएगा। l वाले को एक साथ लिखो, तो l की पावर -a, l की पावर -3b और l की पावर 2c। t का टर्म एक साथ लिखोगे तो -2a, इसमें तो t का टर्म है नहीं, इसमें -2c। अब कंपेयर करो, तो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होना चाहिए? क्या -a-3b प्लस 2c भी 0 के बराबर, और -2a-2c इक्वल टू 1 के बराबर? अब इस तीन इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? चलो देखो, -2 कॉमन लो तो a प्लस सी आएगा, a प्लस सी इक्वल टू -12। ये a प्लस सी इसमें डाल दो, तो -12 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हाफ। अब b की वैल्यू निकल चुकी है, b की वैल्यू निकल चुकी है, तो b की वैल्यू इसमें डाल दो, -a-3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, -a-3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, -a प्लस 2c इक्वल टू 3/2। और एक इक्वेशन कहीं से ले लो, a प्लस सी इक्वल टू, अरे तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? देखो 3c 3/2 माइनस हाफ 3c 1.5, तो 1.5 ये 1.5 हुआ माइनस 0.5 हुआ, c की वैल्यू क्या 1/3 होगी। उसी तरीके से किसी भी इक्वेशन में डालकर a की वैल्यू -5/6 निकाल लो, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? t की इक्वल टू p की पावर a की वैल्यू ये, d की पावर b, d की पावर b की वैल्यू b की जगह ये, e की पावर c की जगह ये। क्या ये आंसर है मेरा? के लगाना है तो लगा दो। चलो आगे देखते हैं एक और एक्सप्रेशन। चलो ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आना होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि
बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। चलो क्या है, if velocity, force, time are taken to be fundamental quantities, find the dimensional formula of mass and energy। कुछ नहीं है भाई, अरे जो हम लोगों ने डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या ली थी हम लोगों ने, मास, लेंथ, टाइम, कैंडेला, टेम्परेचर, मोल, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, ये 7 क्वांटिटीज ली थी ना। अब वो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज मानो। ठीक है, तो वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानूंगा तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा और एनर्जी का क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली वेलोसिटी पे, फोर्स पे और टाइम पे। तो मास डिपेंड्स ऑन v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। पहले हम लोग mlt लिखते थे, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, vft। क्वेश्चन में दिया है तो देना पड़ेगा ना। अब इधर मास का डायमेंशन m, इधर डायमेंशन वेलोसिटी का ये, फोर्स का ये, टाइम का ये, वही करो। m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर b इज इक्वल टू l की पावर a प्लस b इज इक्वल टू t की पावर माइनस a माइनस 2b प्लस c। कंपेयर करो तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a प्लस b की वैल्यू 0, माइनस a माइनस 2b प्लस c की वैल्यू ये आएगी। ये आप सॉल्व करो। मैं फास्ट थोड़ा हो गया हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है। अरे देख के भी समझ सकते हो तुम लोग, जितना समझाना था उतना समझा दिया। चलो है, चलो चैप्टर खत्म होने की कगार पे है, यूनिट एंड डायमेंशन। चलो ये भी देख लेते हैं। अब एनर्जी का पूछा है तो एनर्जी फंडामेंटल पहले लेता था मैं एम एल टी, अब लूंगा वी एफ टी। तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। एनर्जी का डायमेंशन ये होता है, v का ये होता है, f का ये होता है, t का ये होता है। लिखोगे m का एक साथ, l का एक साथ, t का एक साथ, कंपेयर करोगे तो ये आंसर आएगा। चलो अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब लास्ट स्लाइड है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डायमेंशन। बहुत कुछ आप लोगों को पता भी हो गया होगा। अब लास्ट है तो निचोड़ निकालते हैं कि क्या लिमिटेशंस है। कुछ तो लिमिटेशंस होगी ना। हाँ सर बिल्कुल होगी। तो क्या है लिमिटेशंस, देखते हैं। इफ डायमेंशन आर गिवन, मेनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। बताओ, मैंने बोला था ना कि प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू एम एल माइनस 1 t-2, और स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसका भी डायमेंशन एम एल माइनस 1 t-2 होता है। क्या डायमेंशन सेम होने से क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है क्या? नहीं, डायमेंशन तो सेम है लेकिन एक प्रेशर है और एक स्ट्रेस है। तो इफ डायमेंशन आर गिवन, मेनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक इफ डायमेंशन इज गिवन। अगर आपको डायमेंशन में दे दूं एम एल माइनस 1 t-2, तो अब पूछूं ऑप्शन में कि ये प्रेशर का है या ये स्ट्रेस का है, और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो तुम बोलोगे ना सर ये तो दोनों का है सर, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसका है। वही बात मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, देखो ml2t-2, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, इन तीनों का डायमेंशन ना, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन यही आएगा। अगर मैं ये दे देता हूं तो तुम कैसे बता सकते हो कि मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे। न्यूमेरिकल कांस्टेंट के, जो के की बात किया था ना, वो डायमेंशन लेस होता है 1/2, 1, 2/etc, और ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं के की वैल्यू, हम लोग डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया है, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं।
चलो तीसरा, if a physical quantity depend on more than 3 factors, then relation among them cannot be established because we can have only 3 equation by equating power of MLT. अब बात वही है ना कि अगर फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो MLT और K पे डिपेंड कर रहा है और इधर का फिजिकल क्वांटिटी MLT पे डिपेंड कर रहा है, तो 3 इक्वेशन होंगे, 4 वेरिएबल होंगे, तो कैसे निकालोगे? एक तो एक M को कंपेयर करके निकालोगे एक इक्वेशन, एक L को कंपेयर करके निकालोगे एक इक्वेशन, और एक T को कंपेयर करके निकालोगे एक इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन होंगे और 4 वेरिएबल होंगे, 3 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो वही लिखा है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर से ज्यादा डिपेंड किया तो 3 से ज्यादा इक्वेशन वेरिएबल हो जाएंगे, सॉरी 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे और मेरे पास इक्वेशन कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे ना, एक M को कंपेयर करके, एक L को कंपेयर करके और एक T को कंपेयर करके। तो ये इसकी खामियाजा है, लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैन नॉट बी डिराइव, ये बढ़िया है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मैं डिराइव नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन आ गया, इसके बीच में क्या आ गया? प्लस का साइन। तो जो फॉर्मूला प्लस माइनस कंटेन करता हो वो हम डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये हो गया b इक्वल टू यू प्लस AT हो गया, ये नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे प्लस मिल रहा है, ठीक है। चलो, तो होप, आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अच्छे से सवाल करो, बुक्स में बोलता हूं कि BM शर्मा सॉल्व करो और SC वर्मा सॉल्व करो, काफी है, ज्यादा बुक नहीं। थ्योरी यहाँ से पढ़ लो, BM शर्मा का सॉल्व कर लो, SC वर्मा सॉल्व कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं दावे से, 1000 टीचर का दावा है ये, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो, अगले चैप्टर में मिलते हैं।